हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो चैप्टर चल रहा था आपके अध्याय 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको सबसे पहले बताया था प्रकाशिक अभिक्रिया एक होती है चक्रीय और एक होती है अचक्रीय। यानी चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया और अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया दोनों के अंदर ही उत्पाद क्या होंगे? ऑक्सीजन NADPH2 तथा ATP। क्या होगा? इनका उत्पादन होगा प्रकाशिक अभिक्रिया में जो दो चरणों में होगी, एक होगी चक्रीय और एक होगी अचक्रीय। तो इन दोनों चरणों के अंदर उत्पादों का निर्माण होता है, तीन उत्पाद बनते हैं, ऑक्सीजन NADPH2 और ATP। अब देखिए ये तीनों जो उत्पाद होंगे इनका आगे फ्यूचर में क्या होगा, यानी वही आगे हम देखेंगे कि ये जो तीनों उत्पाद बनते हैं इनका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो जो मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन है वो वातावरण के अंदर मुक्त हो जाएगी, और जो NADPH2 और ATP है इनका क्या उपयोग किया जाएगा? इनका उपयोग किया जाएगा आगे शर्करा के संश्लेषण में। यानी हमने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद क्या क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद होते हैं ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन तो हमने प्रकाशिक अभिक्रिया में बना ली चक्रीय और अचक्रीय प्रक्रम के द्वारा, और अब हमें ग्लूकोज बनाना है। तो ग्लूकोज बनाने के लिए हम किन का उपयोग करेंगे? NADPH2 ATP तथा वातावरण से हम कौन सी गैस ले लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम ले लेंगे, और इन तीनों को मिलाकर उसके अलावा पानी के अणु को भी लिया जाएगा, जड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लिया जाएगा, और ये प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद बनाइए। तो इन सब से मिलकर दो पदार्थ बने, आपके मुख्यतः क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या हो गया? शर्करा का निर्माण हो गया। तो वही पॉइंट हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों का, यानी ये जो उत्पाद बने हैं इनका आगे क्या उपयोग होगा। तो देखिए तीन उत्पाद बने, कौन कौन से? ऑक्सीजन, ATP तथा NADPH2। इनमें से ऑक्सीजन है वो वातावरण में विसरित हो जाएगी, वातावरण में विसरित, जबकि इनका उपयोग है वो शर्करा के संश्लेषण में होगा। शर्करा के संश्लेषण में उपयोग। नेक्स्ट पॉइंट, शर्करा बनाने के लिए क्या क्या हमें चाहिए? शर्करा के संश्लेषण के लिए निम्न पदार्थों की आवश्यकता होगी। और वे पदार्थ कौन कौन से होंगे? एक तो होगा आपके ATP, NADPH2, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिनमें से जल पादपों की जड़ों से प्राप्त होगा, पादपों की जड़ों द्वारा प्रदान किया जाएगा, और जड़ें कहां से लेगी? जमीन से, और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ली जाएगी, और ये दोनों प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद प्रकाशिक अभिक्रिया से प्राप्त होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इन सब पॉइंट्स को।
तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इन प्रकाशिक अभिक्रियाओं का उपयोग करके प्रकाशिक उत्पादों का उपयोग करके जो शर्करा का निर्माण किया गया, इसको जैव संश्लेषण चरण कहा जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि जैव संश्लेषण चरण किसे बोलेंगे? प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों का उपयोग करके शर्करा का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव संश्लेषण चरण। तो नेक्स्ट देखिए, प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों का उपयोग करके शर्करा के निर्माण की प्रक्रिया को जैव संश्लेषण चरण कहते हैं। जैव संश्लेषण चरण कहते हैं। अथवा इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अप्रकाशीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रकाश पर निर्भर नहीं रहती है, प्रकाश के उत्पादों पर निर्भर रहती है, इसलिए इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स। फिर देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी और NADPH2 के मिलने से जो पहला उत्पाद बनता है वो क्या होता है? तो कुछ वैज्ञानिकों ने बताया, एक वैज्ञानिक था केल्विन, उन्होंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलने से जो पहला कार्बनिक यौगिक बनता है वो 3 कार्बन से युक्त बनता है, जिसे PGA भी बोला जाता है, या उसका नाम है दूसरा 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, 3-फॉस्फोग्लिसरैलिक अम्ल, और या उसे PGA बोलते हैं। और इस आधार पर उन्होंने बोल दिया कि ये साइकिल है वो C3 साइकिल कहलाएगी। फिर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि क्या इनके मिलने से सिर्फ 3 कार्बन युक्त यौगिक बनता है, क्या अन्य यौगिक नहीं बनता? तो कुछ पौधों के अंदर ऐसा दृष्टिगत हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलने से जो पहला उत्पाद बना था वो 4 कार्बनों युक्त था और उसे OAA बोला गया, ऑक्सोलो एसिटिक बोला गया। और इस आधार पर उन पौधों को क्या नाम दिया गया? उन पौधों को नाम दिया गया C4 जो पौधे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, CO2 तथा H2O के यौगिकीकरण से CH2N का निर्माण हुआ। केल्विन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि केल्विन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि CO2 के यौगिकीकरण से
बना पहला उत्पाद 3 कार्बन युक्त था जिसे 3-फॉस्फोग्लिसरैलिक अम्ल या संक्षेप में 3PGA कहा गया तथा इस 3 कार्बन युक्त उत्पाद के बनने के कारण इस चक्र को C3 साइकिल या C3 चक्र या केल्विन चक्र कहा गया। यानी वैज्ञानिकों ने, केल्विन नामक वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए इसको केल्विन चक्र बोल दिया गया। और C3 चक्र या C3 पाथवे क्यों बोला गया? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थों के मिलने से, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिला, और किन का उपयोग हुआ? NADPH2 और ATP का उपयोग हुआ। तो कुछ पौधों के अंदर इनका जो उत्पाद बना वो 3 कार्बन युक्त था, जिसे 3-फॉस्फोग्लिसरैलिक अम्ल या PGA कहा गया, और इसके कारण इस साइकिल को क्या बोला गया? C3 साइकिल बोला गया। और ये केल्विन ने खोज की थी, इसलिए इसको केल्विन चक्र भी बोला गया। तो नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने खोज की गई कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण होता है, यानी अन्य पदार्थ उसमें मिलते हैं, तो जो पहला उत्पाद बनता है, क्या वो पहला उत्पाद हमेशा ही 3 कार्बन युक्त होगा? तो कुछ पौधों में उन्होंने देखा था कि जो उत्पाद बनता है वो कुछ में 4 कार्बन युक्त भी होता है, और जिससे ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल भी बोला गया, और इसी के कारण इस पथ को क्या बोला गया? C4 पथ भी बोला गया। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करते हैं। कुछ पादपों में CO2 के यौगिकीकरण का पहला उत्पाद 4 कार्बन युक्त था, जिसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या OAA कहा गया। तथा इस चक्र को C4 चक्र कहा गया। इस चक्र को क्या बोला गया? C4 चक्र। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ये तो वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया कि कार्बन के यौगिकीकरण से, यानी कार्बन और जल मिला और साथ में उपयोग किसका किया गया, एटीपी और NADPH2 का। अब इनका जो उत्पाद बना वो दो प्रकार का बना पौधों में, जिन पौधों के अंदर 3 कार्बन युक्त बना उसको बोला गया था PGA, और जिनमें 4 कार्बन युक्त बना उसे बोला गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और इन 3 कार्बन में बनने के कारण इस साइकिल को क्या बोला गया, C3 साइकिल, और उन पौधों को क्या बोला गया, C3 पौधे या C3 चक्र। और जिन पौधों में 4 कार्बन युक्त उत्पाद बना उन्हें बोला गया C4 पौधे, और इस चक्र को बोला गया C4 साइकिल या C4 चक्र। अब देखिए ये तो उत्पाद बना दिया, लेकिन उत्पाद बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर क्या था, कुछ क्रियाकारक था कि नहीं था। यहां पर जो क्रियाकारक था यानी जो क्रियाधर था जिसने इन दोनों को जोड़ने के लिए सबसे पहले इनको ग्रहण किया। अब वैज्ञानिकों को यह डाउट हुआ कि यहां पर तो 3 कार्बन युक्त बना या 4 कार्बन युक्त उत्पाद बना, लेकिन जो इनको प्रारंभ में ग्रहण करने वाला जो क्रियाधर था वो कितने पदार्थों से बना हुआ था, कितने कार्बन से बना हुआ था। तो काफी समय तक इसकी खोज की गई और बाद में निष्कर्ष निकाला गया कि जो यहां पर क्रियाधर था ना वो 5 कार्बन युक्त था, 5 कार्बन युक्त था, और इसको नाम दिया गया RUBP, रिब्यूलोज 1,5-bis फॉस्फेट नाम था इसका फुल फॉर्म। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के यौगिकीकरण से जो पहला उत्पाद बना था वो या तो 3 कार्बन युक्त था या 4 कार्बन युक्त था। जो 3 कार्बन युक्त था उसका नाम था PGA यानी फॉस्फोग्लिसरेलिक एसिड, और उन पौधों को C3 पौधे बोला गया। और जिन पौधों में पहला उत्पाद 4 कार्बन युक्त था उसे बोला गया OAA यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और उन पौधों को क्या बोला गया, C4 पौधे। और कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण को ग्रहण करने के लिए जो सबसे पहला पदार्थ था, क्रियाधर था, वो कितने कार्बन से बना हुआ था, वो 5 कार्बन से बना था, और उसको शॉर्ट में RUBP बोला जाता है यानी राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट। तो तीनों नाम आप ध्यान रखना है, RUBP, PGA और OAA। RUPGA है वो 3 कार्बन युक्त है, OAA है वो 4 कार्बन युक्त है, लेकिन ये दोनों क्या है, उत्पाद है। और जो क्रियाधर है वो 5 कार्बन युक्त है और उसका नाम क्या है, RUBP। तो इसके साथ यहां पर पॉइंट नोट कर लीजिए, CO2 का प्राथमिक ग्राही 5 कार्बन युक्त यौगिक होता है जिसे RUBP कहा गया, जिसे RUBP कहा जाता है, राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट। नोट कर लीजिए पॉइंट्स।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जो C3 साइकिल और C4 साइकिल थी उनको पहले विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए C3 चक्र या केल्विन चक्र, इसके 3 चरण हैं। देखिए, इसकी खोज किसने की थी? केल्विन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके 3 चक्र है। इस चक्र के 3 चरण है। पहला है कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा है अपचयन और तीसरा है पुनरुद्भवन। यानी इन तीनों चक्रों में मिलाकर क्या क्या प्रोसेस होगा? पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है वो इसको ग्रहण कौन करेगा? आरयूबीपी ग्रहण करेगा। तो ये चक्र क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण। उसके बाद इनके द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा? शर्करा का निर्माण किया जाएगा। शर्करा निर्मित। इस चक्र को क्या बोला जाएगा? अपचयन बोला जाएगा। और फिर तीसरा चरण आएगा। देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें वापस इसका निर्माण किया जाएगा, क्योंकि अगर आरयूबीपी का वापस निर्माण नहीं किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्रहण करने के लिए फिर आगे पदार्थ बचेंगे नहीं। तो इसलिए वापस फिर आरयूबीपी का निर्माण किया जाता है। आरयूबीपी का पुनर्निर्माण। और इस चक्र को क्या बोला जाएगा? पुनरुद्भवन। तो ध्यान रखना, केल्विन साइकिल होती है वो 3 पदार्थों, 3 प्रक्रमों से जुड़ी हुई रहती है। और इसके अंदर जो ये यौगिक बनेगा वो कितने कार्बन युक्त होगा? C3 कार्बन युक्त पदार्थ बनेगा। शर्करा जो बनेगी 3 कार्बन युक्त उत्पाद। इसलिए इसको क्या बोल दिया? C3 साइकिल बोल दिया गया। तो ध्यान रखना, जो केल्विन चक्र होता है, C3 साइकिल होती है वो 3 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला होता है कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा होता है अपचयन और तीसरा होता है पुनरुद्भवन। कार्बोक्सिलीकरण के अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को आरयूबीपी के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। हमने देखा था ना कि ग्राही होता है जो प्रथम, वो कितने कार्बन युक्त होता है? 5 कार्बन युक्त है। तो आरयूबीपी कितने कार्बन युक्त होगा? 5 कार्बन युक्त। तो ये पहला चक्र हो गया, इसको क्या बोला गया? कार्बोक्सिलीकरण। फिर आरयूबीपी इनको मिलाकर जो शर्करा बनाएगा, जो उत्पाद बनाएगा 3 कार्बन युक्त, तो इस चक्र को क्या बोला जाता है? अपचयन बोला जाता है। अब यहां पर उत्पाद तो बन गया, तो फिर यहां तक अगर ये वापस आरयूबीपी का निर्माण नहीं करते तो ये केल्विन चक्र है वो 3 चक्रों में कंप्लीट हो जाती, लेकिन इनको वापस आरयूबीपी का निर्माण करना है, ग्राही का निर्माण करना है, ताकि ये फिर आगे दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्रहण कर सके। तो वापस आरयूबीपी का पुनर्निर्माण किया जाता है और इस चक्र को क्या बोला जाता है? पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। तो इस प्रकार ये C3 या केल्विन चक्र चलता है, नोट कर लीजिए।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो हमने बोला था कि ये चक्र तभी चलेगा जब ATP और NADPH2 होंगे, यानी इस चक्र को चलाने के लिए ऊर्जा के रूप में काम कौन करेगा, ATP और NADPH2 जो प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्होंने वातावरण से ले लिया और पानी पादपों की जड़ों से ले लिया, लेकिन इनके साथ इनको और क्या चाहिए, एक तो चाहिए ATP और एक चाहिए NADPH2। ये कहां से आएंगे, ये प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद है जो हमने चक्रीय और अचक्रीय प्रक्रम करवाया था। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है, बहुत समझने वाली चीज है, ध्यान से देखिए कि जब ये चक्र पूरा चलेगा, यानी यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु प्रवेश किया है, तो अभी तक पूरा एक ग्लूकोज का अणु नहीं बनेगा। इस प्रकार के जब 6 चक्र चलेंगे तो एक ग्लूकोज का अणु है वो निर्मित होगा। तो ध्यान रखना, एक ग्लूकोज के अणु को बनाने के लिए केल्विन चक्र कितनी बार चलता है, 6 बार चलता है। और जब एक चक्र चलेगा तो उस समय 3 ATP की आवश्यकता होगी और 2 NADPH2 की आवश्यकता होगी। अब आपको पूछ लिया जाए कि एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए कितनी ATP चाहिए और कितनी NADPH2 चाहिए, तो ध्यान रखना एक चक्र में 3 ATP चाहिए और 2 NADPH2 चाहिए। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 चक्र चलाने पड़ेंगे। तो ATP कितनी चाहिए, 6 × 3 18 और NADPH2 कितने चाहिए, 6 × 2 12। तो ATP ज्यादा चाहिए, NADPH2 कम चाहिए। तो ज्यादा ATP चाहिए, तो ATP ज्यादा कहां से आएगी, आपको याद हो तो हमने चक्रीय और अचक्रीय दोनों फोस्फोरिलेशन करवाया था, यानी चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया और अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। और हमने देखा था कि अचक्रीय में ATP और NADPH2 दोनों बनते हैं, लेकिन चक्रीय में केवल ATP बनते हैं। तो जो चक्रीय में एक्स्ट्रा ATP बनी थी ना, वो यहां पर काम में आ गई। तो यही कारण है पौधों के अंदर चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया होने का, क्योंकि ज्यादा ATP आगे रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हम सिर्फ अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया करवाते तो यहाँ पर ATP की कमी हो जाती, क्योंकि अचक्रीय में तो दोनों बराबर बनेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा बना है प्रकाशिक अभिक्रिया में ATP वो यहाँ पर काम में आ जाएगी। तो आपको अभी इस पॉइंट में क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना है कि एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए केल्विन चक्र कितनी बार चलती है, 6 बार चलती है। एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए कितनी ATP की आवश्यकता होती है, 18 ATP की आवश्यकता होती है और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। यह आपको पूछ लिया जाए कि जब केल्विन चक्र एक बार चलता है तो कितनी ATP की आवश्यकता होगी, कितनी NADPH2 की आवश्यकता होगी। तो एक बार के लिए ATP 3 चाहिए और NADPH2 2 चाहिए, लेकिन 6 बार नाम दे दे या आपको एक ग्लूकोज अणु नाम दे दे तो आपको समझ आना है कि एक ग्लूकोज अणु को बनाने के लिए केल्विन चक्र 6 बार चलती है और एक के अंदर 3 और 2 चाहिए, तो 6 के अंदर कितनी चाहिए, 18 और 12। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए केल्विन चक्र 6 बार चलती है, केल्विन चक्र 6 बार चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक केल्विन चक्र में एक CO2 अणु प्रवेश करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की आवश्यकता होगी, 6 की। यानी एक चक्र में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करेगा, तो 6 बार जब साइकिल चलेगी तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड अणु की आवश्यकता होती है, 6 अणुओं की आवश्यकता होती है। तो अतः एक केल्विन, देखिए एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए केल्विन चक्र 6 बार चलता है। एक केल्विन चक्र में एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु प्रवेश करता है, तो अतः एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए बनाने के लिए 6 CO2 की आवश्यकता होती है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
एक केल्विन चक्र में 3 एटीपी तथा 2 NADPH2 का उपयोग किया जाता है। अतः एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए 18 ATP तथा 12 NADPH2 का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एटीपी की यह है पूर्ति एटीपी की यह कमी चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया से पूर्ण होती है। अर्थात यानी जो एक्स्ट्रा एटीपी चाहिए ना 6 एटीपी, क्योंकि 18 एटीपी है और 12 NADPH2 है, तो जो 6 एक्स्ट्रा एटीपी है वो कहां से प्राप्त होगी? चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। हमने प्रकाशिक अभिक्रिया 2 प्रकार की करवाई थी, चक्रीय और अचक्रीय। अचक्रीय में तो एटीपी और NADPH2 दोनों बन रहे थे, लेकिन चक्रीय के अंदर सिर्फ एटीपी बन रही थी, तो वो जो वहां पर एक्स्ट्रा एटीपी बनी वो यहां पर काम आ गई। तो यही कारण है कि पौधों में चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया भी करवाई जाती है, ताकि यहां पर एटीपी की कमी ना रहे। नोट कर लीजिए पॉइंट को। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एटीपी और NADPH2 का उपयोग हुआ है वो किस प्रकार एक ग्लूकोज को अणु को बनाने के लिए। शॉर्ट में हम एक टेबल बना के लिखते हैं कि यदि हमें एक ग्लूकोज अणु बनाना है, एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक होगा? किसमें? केल्विन चक्र में, C3 चक्र में। तो क्या क्या आवश्यक होगा? 6 केल्विन चक्र, 6 CO2 अणु, 12 NADPH2 और 18 एटीपी। इन अणुओं की आवश्यकता होगी। तो नोट कर लीजिए ये जो टेबल है, तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने केल्विन साइकिल को है वो कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे C4 साइकिल। तो यहां तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।